हेलो माय डियर स्टूडेंट। और हमारा जो है जेट और ICRBHU जिसमें भी ये चैप्टर है उन सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए। और आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है भाई, ये आपका भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं एवं महत्व एवं क्षेत्र। ये आपके 11th का जो है 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और क्योंकि अब आपको पता है कि भाई जेट कोई सा भी एग्जाम हो उन सभी में आता है, तो मैंने वहाँ से उसको ये समराइज करके और आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की फुल उम्मीद रहती है। इसलिए इस चैप्टर को पूरे को मैं समराइज करके आपको दे रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं, हमारे देश में कि लगभग 70% आबादी कृषि और कृषि उद्योगों पर निर्भर है। यानी कि हमारे देश की कितनी प्रतिशत आबादी भाई? 70% आबादी। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको, निश्चिंत रहें। तो हमारे देश की 70% आबादी कृषि व कृषि उद्योगों पर निर्भर है। खाद्य कृषि संगठन में, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब FAO कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है 11th क्लास का, तो खाद्य कृषि संगठन FAO कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछ ले। FAO की फुल फॉर्म क्या होती है? खाद्य एवं कृषि संगठन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, साथ में आप लिख लें, रोम, इटली में। ठीक है, ध्यान रखें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? रोम, इटली में। तो खाद्य कृषि संगठन FAO में कृषि वैज्ञानिक रह चुके, कौन रह चुके भाई? डॉक्टर KL मेहरा। कौन रह चुके भाई? डॉक्टर KL मेहरा ने बताया कि सरस्वती नदी के उद्भव का पता लगने के बाद, कौन सी नदी? सरस्वती नदी। देखो जो जो 8 लाइन है वहां से क्वेश्चन बन सकता है। सरस्वती नदी के उद्भव का पता लगने के बाद शोध द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि भारत प्राचीन काल से ही एक साथ दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है। दुनिया का मतलब एक साथ दो फसलें, बहुत पुराने समय की बात है। जो आपके जो सरस्वती नदी है, यहाँ पर एक कालीबंगा सभ्यता का जो है, कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ, या कालीबंगा जो सभ्यता देखने को मिलती है, जो बहुत पुराने समय की बात बताती है भाई। कालीबंगा सभ्यता कहाँ से मिली भाई? कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? आपके जो है सरस्वती नदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ में है ना। तो वहाँ पर जो, अब कौन कहता भैया? कृषि खाद्य कृषि संगठन FAO में कृषि वैज्ञानिक रह चुके KL मेहरा ने बताया। क्या बताया भैया? कि सरस्वती नदी के उद्भव से पता लगा कि एक साथ दो फसलें लेने वाला भारत का पहला देश था। पुराने समय में हम बहुत साल पहले एक साथ दो फसलें ली जाती थी, मतलब फसलों का इतना पुराना इतिहास है। हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय कृषि का इतिहास। इतना पुराना इतिहास है कि भाई हमारे पहले बहुत जो है कालीबंगा सभ्यता के समय भी जो है ये आपके दो जो है फसलें ली जाती थी। और देखो क्या कहना है प्राचीन ग्रंथों की। अब जैसे प्राचीन ग्रंथों में बात करें, प्राचीन ग्रंथों की बात करें जो बहुत पहले चलते थे, प्राचीन ग्रंथों में अक्षत, वहाँ अक्षत कहा गया चावल को। ये इसका मतलब जो अक्षत था, अक्षत किसको कहा गया? चावल को। इसका मतलब खेती होती थी, कृषि होती थी, इसीलिए तो कहा गया है। कनक कहा गया है गेहूं को। इसके अलावा जौ, तिल, श्रीफल, श्रीफल कहा गया नारियल को, सूत, कपास को इत्यादि का उल्लेख किया गया है। जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें जो आपकी कृषि की जो फसल है उनका नाम है। आप देखो चावल का नाम क्या मिलता है? अक्षत मिलता है। गेहूं का क्या मिलता है? कनक मिलता है। नारियल का क्या मिलता है? श्रीफल मिलता है। कपास का क्या मिलता है? सूत मिलता है। ये सभी नाम जो हैं मिलते हैं। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया चावल का नाम क्या है? पुराना प्राचीन ग्रंथ में क्या नाम मिलता है? अक्षत मिलता है। और देखो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता काल के अवशेषों में कृषि उपज के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखें, मतलब पुराने समय की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति जो है उस टाइम भी खेती होती थी। मतलब भारतीय जो कृषि है उसका इतिहास बहुत पुराना है। ग्रंथों में भी सूचना मिलती है, सभ्यताओं में भी मिलती है,
इसके अलावा हमारे यहाँ 2 फसल भी ली जाती थी, ये कहीं नहीं ली जाती थी, तो बहुत पुराना है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखें, इसको आप जो है नोट कीजिए, वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें भाई। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, अब देखो प्राचीन और क्या है। अब देखो निम्न उदाहरण में से प्राचीन भारत में उन्नत कृषि ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। ये कुछ उदाहरण है जो ये दर्शाते कि भैया भारतीय कृषि का विकास है वो बहुत पुराना है। मतलब आप देखो जो वेद हैं, ऋग्वेद हैं, इन सब में जो है भारत की जो कृषि है या कृषि है उसका महत्व देखने को मिलता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस वेद में क्या महत्व बताया गया है। देखो एक है ऋग्वेद की ऋचाओं में, ऋग्वेद की ऋचाओं में पर्यावरण, वानिकी मतलब आपके फॉरेस्ट्री जो जनरल है, कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भैया ऋग्वेद की ऋचाओं में किस प्रकार की कृषि का विकास देखने को मिलता है। तो किसका भाई, पर्यावरण का, वानिकी का और कृषि उपकरणों का। फिर आ जाओ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बहुत कई साल पुरानी सभ्यता है जो मिट चुकी हैं अब, उनके अवशेष जब भूमि में जब खुदाई की जाती है तो उनके अवशेष मिलते हैं, वो हैं पुरानी सभ्यताएं। कई हजारों वर्ष पहले यहाँ कोई जीवन था, वो सभ्यता है। तो उस टाइम देखो कई सालों, जब हमारे यहाँ मतलब हमारा जो कैलेंडर भी स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले की जो है सभ्यता, पहले भी लोग रहते थे, उस टाइम भी कृषि का विकास था। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखो देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज भंडारण, पहिए वाली गाड़ी, जो पहिए वाली गाड़ी आदि के अवशेष मिले हैं। क्या क्या अवशेष मिले मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज भंडारण और पहिए वाली गाड़ी के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले। और आ जाओ, एक वेद है जिसका नाम क्या है, अथर्ववेद। वेरी इंपॉर्टेंट, अथर्ववेद किसकी जानकारी देता है, अथर्ववेद देता है पादप सुरक्षा संबंधी। क्या देता है, पादप सुरक्षा संबंधी। निश्चिंत रहें, इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसी से अपन क्वेश्चन भी करेंगे। 30 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 मेहर की वृद्ध संहिता में मृदा वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी गई है। अब देखो प्राचीन भारत का एक तो क्या हो गया आपका ऋग्वेद की ऋचाएं, एक क्या हो गया आपका अथर्ववेद हो गया, एक क्या हो गया आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता हो गया, और दूसरा क्या है आपका, चौथा क्या है, 12 मेहर की वृद्ध संहिता। ये भी एक प्राचीन स्रोत है। अब इसमें किसकी जानकारी मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मृदा वर्गीकरण की। मृदाओं के वर्गीकरण, किस प्रकार की मृदाएं रहती हैं, उपजाऊ, अनुपजाऊ, है ना, ऐसे काली मृदाएं, भाई ऐसी मृदाएं, उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इस टाइप की जो है मिलती है। सिंचाई प्रणाली की जानकारी मिलती है, कुएं, नदी, तालाब, बावड़ी। कृषि उपकरणों की जानकारी मिलती है, जो बैल, खुरपी वुरपी जो पुराने समय में जो चलते आते थे उनकी जानकारी। और मौसम के पूर्वानुमान कि भाई मौसम का कुछ लोग तो ऐसे वातावरण देख के भी मौसम का पूर्वानुमान लगा देते थे, उसकी भी जानकारी किसमें मिलती है, 12 मेहर की वृद्ध संहिता में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, ऋग्वेद की ऋचाओं में किसकी जानकारी मिलती है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में से किसकी जानकारी मिलती है, अथर्ववेद से किसकी मिलती है, और 12 मेहर इससे किसकी जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मृदा वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी किस प्राचीन ग्रंथ से मिलती है, तो किससे मिलती है, 12 मेहर की वृद्ध संहिता से मिलती है। ठीक है, डॉट इट। चलिए लिखिए इसको, वीडियो पॉज करके आप लिखिए। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे और क्या है और देखते हैं, कृषि की परिभाषा। अब सुने, कृषि की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। कृषि शब्द ध्यान से सुनना, कृषि शब्द KRISHI जो कृषि शब्द है ये संस्कृत भाषा के त्रस धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खींचना, जोतना। लेकिन एक चीज याद रखें, ये देखो जो आपका एग्रीकल्चर शब्द है, एग्रीकल्चर ये क्या है, कृषि शब्द है, और ये क्या है, एग्रीकल्चर शब्द है। एग्रीकल्चर माने भी कृषि और कृषि माने भी कृषि।
लेकिन जो टिड़सी, ये वाला जो टिड़सी है KRISHI, ये वाला जो है संस्कृत भाषा की जो ट्रस धातु है उससे बना है। जबकि आपकी इंग्लिश शब्द क्या है? एग्रीकल्चर। वो आपका जो इंग्लिश शब्द है, ये आपका जो इंग्लिश शब्द है ना, जो आपका जो इंग्लिश शब्द है ये लैटिन भाषा से मिलकर बना है। और लैटिन भाषा के किससे? एडर और प्लस कल्चरा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टर्म से मृदा व कृषि टर्म। यानी कि एडर का मतलब होता है मृदा, आपका खेत, और कल्चरा का मतलब होता है उसके ऊपर कल्टीवेशन करना, उसके ऊपर खेती करना, प्रबंधन करना। ये सब आपका कल्चरा का मतलब होता है। कृषि टर्म करना, कृषि कार्य करना। तो ध्यान रखना, कृषि में जो कृषि शब्द किसका है भैया? संस्कृत का। एग्रीकल्चर किसका है? लैटिन का। लैटिन के किस शब्द से? एडर प्लस कल्चरा से। एडर का मतलब क्या होता है? मृदा, और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कृषि टर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान में एक विस्तृत शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी आदि के सभी तत्व समाहित हैं। कृषि का मतलब ये फसल लेना ही नहीं है। अरे बाबलो, कृषि का मतलब चाहे वो पशुपालन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे आपका कुछ भी हो, आपके जो है चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, पेड़ पौधों का जो है आप वानिटी लगा रहे हो, ये सब कुछ कृषि है। चाहे वो कीट पालन हो वो भी कृषि है, लैंड कल्चर हो वो भी कृषि है, सब कुछ कृषि है। ये ध्यान रखें। कृषि का मतलब आप केवल और केवल ऐसा नहीं समझेंगे कि केवल और केवल फसल लेने से नहीं, कृषि का मतलब सभी से है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए भाई, वीडियो पॉज करें और इसको लिखिए। वीडियो को रोक सकते हो फिर लिखें आप। अगला देखिए, उसी में अगला देखते हैं भाई क्या कह रहा है। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? भारत में कृषि का इतिहास। वेरी इंपॉर्टेंट। एक पुस्तक है, भारत में कृषि का इतिहास। और इस पुस्तक के, माय डियर स्टूडेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर MS रंधावा। कौन है भाई? डॉक्टर MS रंधावा जी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पुस्तक है भारत में कृषि का इतिहास, जिसमें बहुत पुरानी समय की जानकारी मिलती है। जो पुस्तक किसने लिखी है? MS रंधावा जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, और ये पुस्तक किसने लिखी है भाई? डॉक्टर MS रंधावा जी ने भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक लिखी। इतिहास चल रहा, देखो इतिहास से मैं केवल इंपॉर्टेंट लाइन ले रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपकी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो आपके जेट ICR सब में आता है, कोई सा भी एग्जाम हो, वो मैं ले रहा हूँ। वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूँ, और भी पढ़ेंगे हम। अब क्या होता है, ये तो बात हो रही थी भाई, एक पुस्तक भी लिखी गई जो भारत में कृषि का इतिहास है, जो किसने लिखी थी? डॉक्टर MS रंधावा ने। अब एक समय की बात है 1899 की। कौन सी ईस्वी की बात है? 1899 में। और 1899 में क्या हुआ? एक अचानक से बारिश की कमी की वजह से अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया भैया? अकाल। और इस अकाल को क्या नाम दे दिया? छप्पनिया अकाल। कब हुआ? 1899। अब आपको पता ही है कि जब विपदा आती है उसके बाद उसका निवारण खोजा जाता है। तो अकाल पड़ गया कब? 1899 में छप्पनिया अकाल पड़ा, जिसके समाधान और कृषि के चहुमुखी विकास हेतु समस्या आई, समस्या का समाधान जरूरी था। तो फिर क्या किया गया? जिसके समाधान व कृषि के चहुमुखी विकास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई 1904 में। कब? 1904 में। वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया छप्पनिया अकाल पड़ा तो उसके बाद जरूरी था हमें विकास करना था। यदि इसी प्रकार से अकाल पड़ते रहे तो फिर तो जो हम कह सकते हैं कि जो बढ़ती हुई आबादी है उसको हम खाना नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1904 में की गई। अब ये भी चलो भाई बोर्ड बना दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड बना दिया तो बोर्ड जो है खुद ही टारेटर नहीं, एक संस्था और बनाई गई कि भैया एग्रीकल्चर में आप रिसर्च करो, कुछ नया लाओ। ये DCPT वैरायटी अब नहीं, कुछ नई वैरायटी डेवलप करो, कुछ नया इनोवेशन करो, है ना, ताकि जो है हम उत्पादन को बढ़ा सकें, कुछ नया कुछ बेहतर करो। ऐसा कौन कह रहा है? भारतीय कृषि बोर्ड कह रहा है,
जिसकी स्थापना कब की गई? 1904 में। चलो भाई करते हैं। अब क्या हुआ, इसी के उपलक्ष्य में 1905 की बात है। कब की बात है भाई? सन 1905 में। सन 1905 में बिहार उस समय जो बंगाल में था, दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए 5th प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कृषि बोर्ड बन गया, भारतीय कृषि बोर्ड 1905 में। अब 1904 में बोर्ड बन गया। अब 1905 में एक जगह है बिहार, और बिहार में भी कौन सा जिला? दरभंगा जिला। और वहाँ पर भी एक गंडक नदी है, उसके किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए, रिसर्च करने के लिए क्या खोली गई? 5th प्रयोगशाला। वेरी इंपॉर्टेंट। 5th प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? 1905 में। और ये 5th प्रयोगशाला ही क्या है? IARI है, आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। ये 5th प्रयोगशाला वही है। इस 5th प्रयोगशाला का बाद में नामकरण क्या किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि IARI। तो जब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि IARI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तब आंसर किया जाएगा 1905 में। कहाँ पर हुई थी? बिहार में हुई थी, है ना। किस नदी के? गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए। अच्छा, इसका IARI का पूर्ववर्ती नाम क्या था? 5th प्रयोगशाला। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, एक 5th नाम का एक वैज्ञानिक था, और वो टाटा था, USA का था। टाटा था भाई, USA का था। उसने खूब धन दिया था इस शोध कार्य के लिए, मोटा पैसा दिया था। तो इसलिए अब उस क्षेत्र का नामकरण करना था जहाँ पर ये शोध कार्य करने थे, जहाँ पर 5th प्रयोगशाला लगाई गई, वहाँ पर क्या किया? उस क्षेत्र को एक नाम दे दिया, पूसा। और इस पूसा की फुल फॉर्म क्या होती है? 5th ऑफ USA। क्योंकि जो 5th आदमी जिन्होंने पैसा दिया था वो टाटा था, USA का था, इसलिए उस क्षेत्र का नामकरण क्या पड़ गया? 5th ऑफ USA। और उसी को शॉर्ट में क्या कह दिया? पूसा। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया है कि पूसा की फुल फॉर्म क्या होगी? क्या होगी? 5th ऑफ USA। यहाँ तक बात क्लियर है। स्थापना हो चुकी है, उस क्षेत्र का नाम पूसा पड़ चुका है। अब सुनिए, 1911 में क्या होता है? 1911 में जो 5th प्रयोगशाला है, इसका जो नामकरण है वो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नामकरण किया गया। क्या किया गया भैया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब 1919 में वापस से, कब भाई? 1919 में। देखो, 1905 में तो क्या था? 5th प्रयोगशाला। अब इस 5th प्रयोगशाला का नाम बदल क्या दिया 1911 में? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर 1919 में फिर से नाम चेंज किया, फिर क्या किया? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब आगे पीछे कर दिया, शब्दों को क्या किया? आगे पीछे कर दिया। तो ध्यान रखना, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर ऑफ नहीं हो, है ना, ऑफ नहीं है, ऑफ भी हटा दिया, यहाँ से ऑफ हटा दिया, तो 1919 में नामकरण क्या हो गया? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, ध्यान रखें भाई। और जो है, जो क्या पढ़ा भाई? IARI। क्या पढ़ा? IARI। इसको आप जो है वीडियो पॉज करें और इसको लिखिए जल्दी से। ठीक है भाई, इसको लिखो, वीडियो पॉज करके लिखिए आप इसको अच्छे से। अब सुनिए, यहाँ तक बात हो रही है 1919 में। अब क्या होता है? 7 नवंबर 1936 की बात है। बिहार में विनाशकारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पूसा इंस्टीट्यूट को। अब जो बिहार में विनाशकारी सा बाढ़ आ रही 1936 में, अब जो पूसा इंस्टीट्यूट था वो क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसलिए इस पूसा इंस्टीट्यूट को कहाँ पर स्थानांतरित किया गया? दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट। पूसा इंस्टीट्यूट को कहाँ पर स्थानांतरित किया गया भैया? दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पूसा इंस्टीट्यूट को दिल्ली या IARI को दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो 1936 में दिल्ली में जो आपकी 5th प्रयोगशाला, जिसका नामकरण बाद में इंपीरियल वगैरह कर दिया गया था, वो दिल्ली में स्थानांतरित की, जिसे आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये IARI की पूरी जन्म कुंडली थी। ठीक है भाई, चलिए, जन्म कुंडली कंप्लीट हो रही हो तो लिखिए इसको। ठीक है, वीडियो पॉज कर रहे हैं आप, लिखिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं आगे, चलिए और क्या है। अब आईसीआर की बात करते हैं। आईसीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीआर की स्थापना कब हुई थी? आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और 16 जुलाई को ही आईसीआर दिवस मनाया जाता है। भाई जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात। जब आईसीआर की स्थापना हुई थी उस समय इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह। कब? जब आईसीआर की स्थापना हुई थी तब। फिर 1966 की बात है। अब आईसीआर की स्थापना तो हो रही थी लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में थी। अब इसको 1966 में आईसीआर को पूर्ण स्वायत्त प्रदान की गई कि भैया पूर्ण स्वायत्त प्रदान की गई थी, भैया आप ही सर्वे सर्वा हो, आप जो करोगे वही फाइनल होगा, सब कुछ आपका ही होगा, गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आप ही पदाधिकारी बनाओ, आप ही जो बनाना है आप ही सब करो, ठीक है। मतलब एक पूर्ण रूपेण आप खुद के डिसीजन आप लो, तो पूर्ण रूपेण जो है आपकी पूर्ण स्वायत्त जो है इसको प्रदान की गई कब? 1966 में। आईसीआर की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे पूछा जाता है? मोहम्मद हबीबुल्लाह। अब क्या हुआ? अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के कृषि मंत्री नहीं, लालचंद कटारिया जी मत कर देना, मैंने कहा केंद्रीय कृषि मंत्री। और अभी वर्तमान में जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूं तो वर्तमान में है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आईसीआर के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आईसीआर की बात हो रही। एक और नोट है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भाई कभी ना कभी पहला कृषि विश्वविद्यालय खुला होगा, तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर, उस समय जो उत्तर प्रदेश में था, नाम पर स्थान पर हुई। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कब बना था? 1960 में। कहाँ पर? पंतनगर में, उत्तराखंड के में, जो उस टाइम उत्तराखंड किसमें था? उत्तर प्रदेश में था। तो ध्यान रखें। इसके अलावा आईसीआर के ये हो गए। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसके जो प्रथम डीजी हैं वो थे बीपी पाल, लेकिन अभी वर्तमान में इसके जो डीजी हैं, वर्तमान में इसके जो डीजी हैं वो कौन है? त्रिलोचन महापात्र। वर्तमान में इसके डीजी कौन है? त्रिलोचन महापात्रा जो हैं वर्तमान में आईसीआर के डीजी हैं। तो लिखिए इसको, आईसीआर को 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई थी। वीडियो पॉज करके इसको लिखें। आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। सबसे फर्स्ट जब आईसीआर की स्थापना हुई थी तब कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह। पहले डीजी कौन थे? 1966 में जब पूर्ण स्वायत्त प्रदान की गई थी, ऑटोनोमस बॉडी जब बनाया गया था, तो डॉक्टर बीपी पाल थे। चलिए आगे बढ़े भाई। अब आइए हरित क्रांति, बहुत बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा पढ़िए इसको, क्या लिखना है इसमें। हरित क्रांति, अब बात है कि भैया हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, हमारे भारत देश में जनसंख्या की वृद्धि दिन ब दिन हो रही थी, तो खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी, गेहूं की बड़ी समस्या, खाने की बड़ी समस्या हो रही थी, है ना, प्रॉपर वे में खाना नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए क्या हुआ, 3 लोगों का बड़ा योगदान रहा इसमें। एक तो थे विदेश से आए थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ये जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं ये 1963 में भारत आए। कब आए भाई? 1963 में। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं इनको पितामह भी कहते हैं। जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है वो ने गेहूं का पितामह, बोने गेहूं का जनक भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसने डॉर्फ वैरायटी, जो गेहूं की जो बोनी वैरायटी है उनको डेवलप किया था। इसलिए जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं उनको बोने गेहूं का जनक कहते हैं। ये 1963 में आए।
ये टोर थे हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो उस समय जिस समय ये हरित क्रांति आई थी उस समय IARI के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ये थे। तो ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, MS स्वामीनाथन जी, इन्होंने बहुत अच्छा जो है कार्य किया। और इनके कार्य को जो है देखते, एक और थे ICR के BP पाल थे, डॉक्टर BP पाल, जो डॉक्टर BP पाल है। इन तीनों साइंटिस्टों का जो है ये जो भारतवर्ष है शुक्रगुजार है कि इन्होंने अथक प्रयास किया और भारत में जो खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी, उस खाद्यान्न की समस्या के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया, 3-4 साल तक कड़ी मेहनत की और इतनी अच्छी नई किस्में बनाई, इतनी अच्छी थी, उनका उत्पादन इतना ज़्यादा था और किसी भी कंडीशन में वो हो सकती थी, फसल बन सकती थी। और इसलिए 1966-67 में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। किसका महत्वपूर्ण रोल था? डॉक्टर BP पाल, जो उस टाइम DG थे, ICR के DG थे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो मैक्सिको से जो है भारत आए थे 1963 में, जिन्हें बौने रेऊ का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन थे, जो उस समय ICR के अध्यक्ष थे। सबने जो है अच्छा कार्य किया और इसी के उपलक्ष्य में 1966-67 में क्या आई? हरित क्रांति आई। और कौन सी? उस टाइम पंचवर्षीय योजना चलती थी अपनी, 1950-51 से अपनी पंचवर्षीय योजना चलती है। तो पंचवर्षीय योजना, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो है हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। हरित क्रांति से संबंधित फसल कौन सी थी भाई? ये भी पूछ लिया जाता है कि उस टाइम हरित क्रांति से संबंधित फसल कौन सी थी? आपकी गेहूँ और चावल, जिसमें गेहूँ की सोनेरा 63-64 और लरमा रोजो 64A, इन्होंने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेरी इंपॉर्टेंट कि गेहूँ की किस किस्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सोनेरा 63, सोनेरा 64, लरमा रोजो 64A किस्मों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखो, हरित क्रांति का सूत्रपात हो गया। तो अब उस टाइम इतना अधिक उत्पादन हुआ कि उसको एक नाम दे दिया गया कि भैया हरित क्रांति है। क्या नाम दे दिया गया? कि भैया हरित क्रांति आ गई। और हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया? विलियम गॉड ने, विलियम S गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। अब देखो, हरित क्रांति के विश्व में तो पापा कह दिए, क्योंकि ये विदेश के थे, तो विश्व में इनको पापा कह दिया। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक कह दिया। जो MS स्वामीनाथन है, इनको भारत में हरित क्रांति के जनक कह दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी एक शब्द और था, जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, लगे रहे। और जितना भी जो कृषि का विकास था, जितना भी कृषि में जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ, उसको एक नाम दे दिया सतत हरित क्रांति। जो लगातार कुछ ना कुछ, अब देखो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो हम कह सकते हैं कृषि वैज्ञानिक कुछ नया बेहतर कर रहे हैं, और इसलिए सतत हरित क्रांति शब्द की रचना की और यह शब्द दिया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने। तो ध्यान रखना है, हरित क्रांति का जो सूत्रपात है वो कब हुआ था भाई? 1966-67 में। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, है ना। हरित क्रांति हो गया। कृषि विज्ञान की शाखा है, देखो कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है सस्य विज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एग्रोनॉमी शब्द है ये किस भाषा का है? ग्रीक भाषा के एड्रोज प्लस नोमोज से मिलकर बना है। एड्रोज का मतलब क्या होता है? खेत, और नोमोज का मतलब क्या होता है? प्रबंधन। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता भैया कि जो एड्रोज है इसका मतलब क्या होता है, और जो आपका नोमोज है इसका मतलब क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो एड्रोज का मतलब तो क्या हो गया भैया? खेत हो गया। नोमोज का मतलब क्या हो गया? प्रबंधन, मैनेजमेंट। क्या हो गया? मैनेजमेंट। तो ध्यान रखना, जो सस्य विज्ञान है वो ग्रीक भाषा के एड्रोज अथवा अर्थात खेत तथा नोमोज अर्थात प्रबंधन से बना है। ये ध्यान रखना है। एग्रोनॉमी। परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं कि भैया सस्य विज्ञान क्या है? सस्य विज्ञान कृषि की विशेष शाखा, ध्यान से सुनना, क्या है? कृषि की विशेष शाखा जिसका संबंध फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से है। अगर आपसे ये कोई बोल दे
कि कृषि की वह शाखा जिसका संबंध फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से है वो कौन सी है? सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन, इस प्रकार से एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि कृषि की विशेष शाखा जिसका संबंध फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से है। अब सुनिए, अब ये पीटर डिटरेसेन जी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस एग्रोनॉमी के संबंध में बहुत सारी रिसर्च की, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के लिए बहुत सारी रिसर्च की। और पीटर डिटरेसेन जी ने सर्वप्रथम सस्य विज्ञान से संबंधित अनेकों लेखों का संग्रह अपनी पुस्तक ओपस रूरेलियम कामोधर्म में किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। मतलब सस्य विज्ञान पर कोई बहुत लेख लिखे इन्होंने, खेती के ऊपर, किस प्रकार से फसल उगनी चाहिए, किस प्रकार से मृदा का प्रबंधन होना चाहिए, ये बहुत लेख लिखे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी ओपस रूरेलियम कामोधर्म, और इसलिए इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के जगत में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, उनका नाम है जेथरो टुल। इन जेथरो टुल भाई साहब ने इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, और जिसके आधार पर सीड ड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर बनाए। यानी कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, यानी कि आपके जो खेती में देखो आप जो जानवर जो भी रोल होता है उन सभी के लिए एक पुस्तक लिखी, और उसी को देखते हुए सीड ड्रिल और जो है हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर का विकसित किया गया बाद में। ठीक है, तो ध्यान रखना है जेथरो टुल के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री। और एक और चीज़ इन्होंने लिखी थी, जो खरपतवार जो शब्द है, खरपतवार शब्द और जीरो टिलेज का मतलब होता है शून्य परिष्करण। क्या होता है? शून्य परिष्करण। ये जो दोनों शब्द हैं ये जेथरो टुल की ही देन है। किसकी देन है? जेथरो टुल की ही देन है। ध्यान रखना है, किसकी देन है भाई? जेथरो टुल की ही देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साटा क्या है? हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, जिसमें आपके फल सब्जी, आपके इसके अलावा औषधीय पौधे, इसके अलावा आपके जो हैं फूलों की खेती, इन सब का जो अध्ययन है वो हॉर्टिकल्चर है। एपीकल्चर, अब आपसे ऐसे ना देखे ऐसे, एपीकल्चर ऐसे ना देखे ऐसे पूछ लेता है कि भैया एपीकल्चर का मतलब क्या है? तो एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। क्या होता है? ये कई बार एग्जाम में आया है कि भैया एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन। फिर आपसे पूछ लिया सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम कीट पालन। क्या होता है? रेशम कीट पालन। फिर आपसे दे दिया लाठ कल्चर, लाठ कल्चर, लाठ एक कीट होता है, लाठ कल्चर। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ऐसे दे दिया आपको, एंटोमोलॉजी। अब सोचो एंटोमोलॉजी दे दिया, अब आपसे कह दिया भैया एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी का मतलब क्या है? कीट विज्ञान। ऐसे ये सभी शाखाएं हैं। फिर आ जाओ कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। देखो कृषि लागत एवं आय की गणना का विस्तृत अध्ययन जो है इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि कितना तो आप कृषि लागत लग रही है, कितना आपका जो है पैसा लग रहा है, और आय कितनी हो रही है, इन सभी की जो गणना है। जैसे भाई आपका बीज कितने रुपए का आया, आपकी जो लेबर है वो कितने रुपए की लगी, हर्बिसाइड कितने का, ये सब जो है लागत आपकी लगी। फिर आपने जो बेचा उससे आय कितनी हुई, इन सभी का जो लेखा जोखा है वो भी रखा जाता है, और उसे हम कहते हैं कृषि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके आप लिखिए। अब देखिए, काल के अनुसार खेती का काम बहुत पुराने समय से ही हमारे यहाँ खेती की जा रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया 7500 ईसा पूर्व, मतलब जब आपका प्रथम वर्ष प्रारंभ हुआ था, अभी 2021 चल रही है, सोचो कभी ना कभी 8 तो आया, 8 रहा होगा, किसी ने 8 रहा होगा, तो 8 सोचो, 8 उससे भी पुराना, उससे भी पहले, उससे भी बहुत पहले गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कब? तो गेहूं और जौ की खेती कब प्रारंभ हुई थी?
7500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व को कभी शॉर्ट वो बोलते थे वीसी, ठीक है, ईसा पूर्व, यानी कि 7500 बीसी पूर्व गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हुई। ये क्वेश्चन आता है। मक्का की खेती कब प्रारंभ हुई? 4400 बीसी। आलू की खेती कब प्रारंभ हुई? 3500 बीसी में, यानी कि 3500 ईसा पूर्व जो है आलू की खेती। मक्का की खेती 4400 ईसा पूर्व। चना सरसों कपास की खेती जो है 3200 ईसा पूर्व, क्या है 3200 ईसा पूर्व। आलू की 3500 ईसा पूर्व। चावल की खेती 2200 ईसा पूर्व, कब प्रारंभ हुई भाई? 2200 ईसा पूर्व। गन्ने की खेती 1400 ईसा पूर्व। और पहिए, जो पहिए का जो आविष्कार हुआ था, जो पहिया है जो गाड़ी में लगता था पुराने समय में, जो बैलगाड़ी, वो पहिए का आविष्कार भी कब हुआ था? 3400 बीसी में। वेरी इंपॉर्टेंट, A to Z ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 7500 बीसी गेहूं एवं जौ की खेती, 4400 ईसा पूर्व मक्का की खेती, 3500 ईसा पूर्व आलू की खेती, 3200 ईसा पूर्व जो है चना सरसों कपास की खेती, 2200 ईसा पूर्व चावल की खेती, 1400 ईसा पूर्व गन्ना की खेती और 3400 ईसा पूर्व जो है आपके जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। और इसके साथ ही 2900 ईसा पूर्व जो है वो हल का, जो हल है, जो देसी हल है, जो पुराने समय में जानवर के साथ जो लगा के जोता जाता था, उसका आविष्कार हुआ। आविष्कार मतलब भाई देखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता हुई तो आविष्कार भी हुआ, ये ध्यान रखना है। तो चलो ये लिख लिया होगा आपने, ये भी आप लिख लो। अब सुनो थोड़ा सा एक और पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है इसमें, विभिन्न कृषि शब्द व उद्भव भाषा, इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पर जो है कृषि शब्द मैंने पढ़ा दिया। जो कृषि शब्द है वो किस भाषा का है? संस्कृत का है। एग्रीकल्चर शब्द, ये एग्रीकल्चर वाला जो कृषि शब्द है वो किस भाषा का है? लैटिन का है। किस भाषा का है? लैटिन का। शुगर केन गन्ना देखो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। और कपास कुरपासम जो है ये किसका है? ये संस्कृत का है। और देखो हॉर्टिकल्चर, जिसके पीछे कल्चर लगा, फ्लोरिकल्चर, ऑलरिकल्चर और दलहनी लेग्यूम, ये लैटिन है। एक चीज याद रखना, जिसके पीछे कल्चर है वो क्या है आपका? लैटिन है। जिसके पीछे लॉजी है वो क्या है आपका? ग्रीक है। जिसके पीछे लॉजी है वो क्या है? ग्रीक है। और लेकिन आपका जो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी एक शब्द आता है, पोमोलॉजी मतलब फल का अध्ययन, ये आपके लैटिन प्लस ग्रीक दोनों है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लॉजी और कल्चर, ठीक है। नॉमी भी आपके ग्रीक में आएगा। नॉमी एग्रोनॉमी होता है ना, ग्रीक शब्द होता है, ठीक है भाई। देखो फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब लेग्यूम भी लैटिन है, लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं एग्रोनॉमी। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रोनॉमी जलवायु मतलब आपका क्लाइमेट, और क्लाइमेट शब्द जो है क्लीमा शब्द से बना है। किससे मिलकर बना है? क्लीमा से। और क्लीमा शब्द क्या है? ग्रीक भाषा का है। लॉजी, पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी ये भी क्या है? ग्रीक शब्द है। एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान, पैथोलॉजी मतलब आपका जैसे जो आपके रोग जनक विज्ञान है। अब देखो पोमोलॉजी मतलब फलों की खेती। पोमोलॉजी का मतलब क्या है? फलों की खेती। क्या भैया? फलों की खेती, फलों की खेती। और ये क्या है? लैटिन प्लस ग्रीक, फलों की खेती। फिर आ जाइए मानसून, रवि, जायद, खरीफ, ये जो शब्द हैं देखो, मानसून मौसम शब्द से बना है। अब देखो रवि, जायद, खरीफ, रवि मतलब सर्दियों में बोने वाली फसल, रवि वाला। खरीफ मतलब बरसात वाला। जायद मतलब गर्मी वाला, समर सीजन। और ये सभी क्या है? अरबी शब्द हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इन शब्दों को याद रखना, अरबी शब्द। अब देखो सीरियल्स जो है अनाज, ये कौन सी भाषा का? रोमन का है ना, ये ध्यान रखना। किसका है? सीरियल शब्द किसका है भाई? रोमन का है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके हॉर्टिकल्चर में आता है ट्रक गार्डनिंग, और ट्रक गार्डनिंग मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फलों को लेके जाना, वो वाला जो है ट्रक गार्डनिंग मतलब दूर दराज हम जो फसल जो वेजिटेबल्स उगाते हैं वो। तो जो ट्रक गार्डनिंग में जो ट्रक होता है
जो ट्रट गार्डन में जो ट्रट होता है, ये ट्रट शब्द जो है ट्रोट्यूड से बना है, ट्रोट्यूड से बना है, तो ध्यान रखें। और जो ये क्या है, ये फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द है, ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए। चलिए, तो ये माय डियर हमने क्या क्या पढ़ा, ये पूरा आप देख सकते हैं। कृषि का इतिहास के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, आप देखिए। भारत में कृषि का इतिहास, शाखाएं महत्वपूर्ण, के.एल. मेहरा साहब, अक्षत, ये सब हमने पढ़ा। ऋग्वेद की ऋचाओं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अथर्ववेद, 12 मिनट की बृहद संहिता, कृषि की परिभाषा पढ़ी, एग्रीकल्चर क्या है इनके बारे में जाना, कुछ विशेष सूचनाओं, IRI, MS रंधावा स्टे लेटर हैं भारत में कृषि का इतिहास, IRI की पूरी वो जानी, ICR का भी जाना, हरित क्रांति के बारे में पूरा जाना, कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद जो है काल के अनुसार खेती का क्रम हमने जाना, विभिन्न कृषि शब्द और उद्भव भाषा ये हमने जाना। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका पहला चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।